एक मिसाल है। आज के मुख्य अतिथि महोदय जी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा आप आए और हमारे नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद भी दे और अपना प्रेरणात्मक और गुणात्मक संदेश इन नन्हे खिलाड़ियों को दे। आज के मुख्य अतिथि महोदय जी आदरणीय हिमाचल प्रदेश कॉर्फबॉल संघ के सभी अधिकारी, वरिष्ठ उप प्रधान श्री एस.आर. राठौर जी, महासचिव श्री बी.आर. सुमन जी, प्रेस सचिव रांगड़ा जी, बिलासपुर से आए हुए सतीश शर्मा जी, मंच के संचालक श्री देवदत्त प्रेमी जी, मेरे भाई विनोद जी, ग्राम पंचायत देवराड़ता की प्रधान श्रीमती शांता जी, उप प्रधान बड़े भाई श्री राकेश जी, पिताजी, माताजी, सरकाघाट से आए हुए श्री सोमलाल गुप्ता जी, पूर्व प्रधान श्री योगराज जी, वरिष्ठ नागरिक हिम्मत राम शर्मा जी, यहां पर उपस्थित ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति, हमारे कामेश्वर देव युवा मंच के सभी सदस्य, जिसका मैं खुद भी एक सदस्य हूं, ग्राम पंचायत के भाइयों बहनों और बुजुर्गों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यहां पर आए हुए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा प्रदर्शन करके अपने अपने स्कूल और अपने अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। मैं कॉर्फबॉल एसोसिएशन और खास तौर पर श्री बंसीलाल सुमन जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज की इस प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि बन सकूं, और बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने साथ मुझे इस मंच पर अपने विचार रखने का मौका दिया। दोस्तों, खेल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर स्वस्थ बनाता है, और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में आजकल हमारे युवा नशों की तरफ काफी बढ़ रहे हैं, और मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि अगर हमारे युवा खेलों से जुड़े रहेंगे, हमारे युवा खेलों में रुचि दिखाएंगे, तो शायद उनका ध्यान इधर उधर की बातों की तरफ नहीं जाएगा। जैसे कि आप सब लोग परिचित हैं, नशे की वजह से हमारे देश, प्रदेश और हमारे सरकाघाट तहसील में भी बहुत सी दुर्घटनाएं अभी हाल में हुई हैं। मैं उस मामले में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि शायद वो मामला भी सब जुडिस है, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है, जितने भी यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपनी पंचायत, अपने घर के आसपास, अपने रिश्तेदारों को, सब युवाओं को ये समझाएं कि वो लोग नशे से दूर रहें, और जितना खेलों में रुचि दिखाएंगे उतनी अच्छी बात है।
अगर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान खेलों में रुचि रखेंगे, व्यस्त रहेंगे, पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, तो शायद नशे की तरफ उन लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। और अगर हमारे नौजवान शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छी उच्च शिक्षा लेंगे, अच्छी डिग्री लेंगे, तभी हमारा समाज विकसित होगा, हमारे आने वाला कल अच्छा होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी पढ़ाई विदेश से करी। जब मैं पहली बार विदेश गया, जब मैं वहां पर अपने कुछ दोस्तों के साथ उनके गांव गया, उनके छोटे छोटे गांव गया, वहां पर भी गांव होते हैं जिस तरह से हमारे गांव हैं, तो मैंने एक चीज देखी जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और वो चीज थी, हर एक गांव में, हर एक छोटे छोटे गांव में अपना एक स्टेडियम है, अपना एक ग्राउंड है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि ये ग्राउंड किसने बनाया है, किस तरह से विकसित हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सरकार ने सारे ग्राउंड्स को बनाया हुआ है, सारे मैदानों को बनाया हुआ है, और उन मैदानों में स्टूडेंट्स के खेलने के लिए फुटबॉल, बास्केटबॉल, कॉर्फबॉल या बाकी जितने भी खेले हैं, उन सबको खेलने का प्रावधान है। सरकारें इस चीज को सुनिश्चित करती हैं कि जितने हमारे युवा हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, उन लोगों का ध्यान पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के अलावा खेलों में भी लगे, और लोग, बच्चे नशे से दूर रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हमारे देश, हमारे प्रदेश और हमारे जिले में, हमारी तहसील में भी, हमारे गांव में स्टेडियम होंगे, खेल के प्रांगण होंगे, जहां पर हमारे बच्चे खेलों में सुबह शाम हिस्सा ले पाएंगे। दोस्तों, कोर्फबॉल अपने आप में एक बहुत दिलचस्प खेल है। जितना मैं इस खेल के बारे में जानता हूं, इस खेल में लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा लेते हैं। और मुझे इस खेल के बारे में सबसे पहले 2014 में पता चला था, 2013 में, जब मैं अपनी एक कॉन्फ्रेंस के लिए नीदरलैंड गया था। जो कॉन्फ्रेंस में मैं वहां पर जहां रुका था, वो एक हॉस्टल था। वहां पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी जिसके हॉस्टल में मैं रुका था। तो जो हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स थे, वो कोर्फबॉल का हिस्सा थे, और वो उस दिन कोई मैच खेलने जा रहे थे। तो मैंने उसमें रुचि दिखाई और मैं उनके साथ वो मैच देखने गया। और मैंने देखा कि कोर्फबॉल नीदरलैंड में, और हमारे साथ कुछ बेल्जियम के स्टूडेंट्स थे, वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है। और हमने ना तो सिर्फ खेल को देखा, बल्कि थोड़ा बहुत खेला भी। दोस्तों, कोर्फबॉल सबसे पहले 1902 में नीदरलैंड के एक प्रोफेसर थे, एक टीचर थे, स्पोर्ट्स टीचर थे, जिनका नाम था मिस्टर निको। और वो एक पहले गेम हुआ करती थी, जिस गेम के सिलसिले में वो स्वीडन गए थे नीदरलैंड से। और जब वो स्वीडन में पहुंचे, उन्होंने उस गेम को देखा, लेकिन उस गेम में जो गोल करने के लिए जगह थी वो काफी छोटी थी, पेंटबॉल के नाम से थी, जगह काफी छोटी थी। और जब वो वापस आए नीदरलैंड, तो उन्होंने जो अपना खेल का विभाग था उनके साथ बात की कि क्यों ना इस खेल को थोड़ा विकसित करके जो बास्केट है उसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, और इसको नीदरलैंड की जो उनकी भाषा है उस भाषा में कोर्फबॉल का नाम दिया गया। तब से खेल शुरू हुआ। उसके बाद 1920 और 1928 के ओलंपिक्स में इसको एज अ डेमो खेल खेला गया। उसके बाद 1933 में इंटरनेशनल कोर्फबॉल एसोसिएशन बनी,
और इसको ओलंपिक का अहम हिस्सा बनाया गया। और आज इंटरनेशनल फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन और थैंक्स टू श्री सुमन जी के आज मेरे पैतृक गांव, मेरी पैतृक पंचायत में भी इस गेम का एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और इसका सारा श्रेय हिमाचल प्रदेश की एसोसिएशन को और श्री सुमन जी को जाता है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे सहपाठी हैं जो सुमन जी की बदौलत हमारे बास्केटबॉल और क्राफ्ट बॉल की बदौलत सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, अगर आपकी वजह से किसी खेल के कारण हमारे बच्चों को नौकरी मिल रही है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैं फिर से बंसीलाल सुमन जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि कॉर्फ बॉल को आज की डेट में 60 देशों में खेला जा रहा है। 580 एसोसिएशंस हैं और 1 लाख खिलाड़ी इस खेल से जुड़े हुए हैं जो इसको खेल को पूरी दुनिया में खेल रहे हैं। इस खेल को, जैसे कि हमारा क्रिकेट हमारे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है हर साल, हर 4 साल में एक बार। इसी तरह से इस खेल की भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 4 साल में एक बार होती है, जिसमें 2012 के लिए शायद पोलैंड, 2017 में पोलैंड में हो रही है, 2021 में अमेरिका में हो रही है। और अगर इसी तरह से हिंदुस्तान में भी ये खेल पॉपुलर होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा सारे पंचायत के लोगों से, यहां पर उपस्थित बाकी सब लोगों से, कि आप अपना पूरा सहयोग दें। हमारे युवा मंच इसमें काफी सहयोग कर रहा है, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूं उस चीज के लिए। और उम्मीद करता हूं कि इन खिलाड़ियों को और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए लोगों को किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी और हमारा युवा मंच इसमें पूरी मदद करेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक संस्था चला रहे हैं जिसका नाम हमारी आवाज है। और हमारा एक ही मकसद है, हमारे समाज की भलाई। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे पास भी अच्छे अस्पताल हो, हमारे पास भी यातायात की अच्छी सुविधाएं हो, हमारे पास भी हर जगह हमारे बसेस चले, हमारे लोगों को किसी तरह की मुश्किल ना हो, हमारे पास भी अच्छी सड़कें हों। और हम निरंतर इस संस्था के जरिए हमारी आवाज को सरकार और सरकारी विभागों के समक्ष उठाते आ रहे हैं। हमने अभी कुछ दिनों में, पिछले 5-6 महीने में बहुत सी मांगे उठाई हैं, जिसमें कि हमने सरकाघाट अस्पताल में डॉक्टर्स की मांग उठाई थी। हमारे सरकाघाट अस्पताल में पिछले कई सालों से ना तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, ना कोई मेडिसिन का डॉक्टर था। हमने सरकार से मांग उठाई, सोशल मीडिया के थ्रू मांग उठाई, अलग अलग विभागों को पत्र लिखे और सरकार को मजबूरन सरकाघाट में मेडिसिन के डॉक्टर को अपॉइंट करना पड़ा और एक ऑर्थो के डॉक्टर को अपॉइंट करना पड़ा। हमने सरकाघाट से दिल्ली वॉल्वो बस के लिए मांग उठाई, जिसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी, बहुत जगहों पे पत्र लिखने पड़े और अंत में बहुत ही जल्द सरकाघाट से दिल्ली भी वॉल्वो बस शुरू होने वाली है। अभी 2-4 बसें नहीं आ रही है, जिसमें से एक बस सरकाघाट से दिल्ली भी चलेगी। कारण ये है कि हमारे पास सरकाघाट में कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है।
हमारे लोगों के पास, हमारे बच्चों के पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए कोई संस्थान नहीं है, हमें इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। आज की तिथि में अगर आप पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट को देखेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, 40% लोग जो हैं, 40% जो बच्चे हैं वो सरकाघाट के हैं। रीजन क्या है कि हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई उच्च शिक्षा संस्थान होता तो शायद हमारे बच्चे भी यहीं पर पढ़ते, हमारे बच्चे बाहर ना जाते। अगर बाहर जाते हैं, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता है, मां बाप से दूर रहते हैं, बच्चे केवल बुरी आदतें भी अपना लेते हैं, बुरी आदतें अपनाते हैं, हादसों का शिकार होते हैं। अगर आपने सुना होगा, पीछे आज से 2 साल पहले चंडीगढ़ में एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारे दो बच्चों की हमारी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने नशा किया हुआ था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास शिक्षा संस्थान होंगे तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो वो नशे भी नहीं करेंगे, मां बाप की देख रेख में रहेंगे और हादसों का शिकार भी नहीं बनेंगे। हमने अभी पीछे सरकाघाट से अलग अलग जगहों पर जाने वाली जो बसेस हैं, उनके लिए मांग उठाई थी कि वो बसों में बहुत सारे यात्रियों को बिठा दिया जाता है। जिस बस की क्षमता 50 लोगों की है, उसमें 150 लोग बस में बैठे होते हैं। हमने उसके लिए मांग उठाई थी और उसमें कुछ नई बसें भी शुरू की गई। सरकाघाट से मसेरन 2 बसें शुरू की गई सरकाघाट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। हमने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक जॉब्स का पोर्टल और एक एजुकेशन का पोर्टल शुरू किया है, जिसमें हम वक्त वक्त पर सरकार और प्राइवेट कंपनीज की जो जॉब निकलती है उसके लिए हमारे लोगों को बताते हैं, ताकि उस चीज का वो फायदा उठा सकें। होता क्या है कि जब कोई नौकरी निकलती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, हमारे लोगों तक वो बातें पहुंच ही नहीं पाती हैं। हमारे लोगों तक जब तक वो बातें पहुंचती है तब तक देर हो चुकी होती है, तब तक या तो वक्त निकल चुका होता है या तो हमारे लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए हमारी एक पहल है। दोस्तों, मेरे ख्याल से सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, सोशल मीडिया में मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। अगर हमारी पंचायत, हमारी तहसील से रिलेटेड के संबंध में कोई भी बात हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज लिख सकते हैं। मैं हमेशा आपकी हर मुसीबत और हर जरूरत में आपके साथ खड़ा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे पंचायत के युवा हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, अभी हम हर एक पंचायत में युवाओं को जोड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम लोग अपने समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। और यकीन मानिए, कोई भी पार्टी जो हमारे मंच से जुड़ेगा, जो हमारी आवाज से जुड़ेगा, ना तो उससे ये पूछा जाएगा कि तो बीजेपी से है या तो कांग्रेस से है, किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ना ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आप किसी पार्टी से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, क्योंकि अभी तक मैं जो देख रहा हूं, पार्टीज ने बहुत लोगों के अंदर गैप डाल दिया है और इस गैप को भरने की जरूरत है। अगर हम लोग कांग्रेस, बीजेपी या किसी और पार्टी के नाम पे चलते रहेंगे तो आज से पिछले 25-30 साल में जो हुआ वो आगे भी होता रहेगा। जब तक हम लोग साथ नहीं चलेंगे, जब तक हमारी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक बार तो सामना करना पड़ेगा हर एक चीज का। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे सरकाघाट में अच्छी मेडिकल की फैसिलिटीज हो, अच्छे रोड हो, अच्छी एजुकेशन हो, तो सबको साथ में चलना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि सरकार के बिना ये चीजें नहीं हो सकती, फिर भी हो सकती हैं। हमारे लोग, हमारे यहां पर राजनीति होती है ट्रांसफर्स की। जो सरकारी मुलाजिम है वो बेचारे ट्रांसफर के मारे कुछ नहीं बोल पाते, और जो युवा हैं वो इस मारे नहीं बोल पाते कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक बार तो आंख ऊपर करनी पड़ेगी सबको, एक बार सबको एक स्वर में अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा।
और जब तक नहीं उठाएंगे तब तक रोड भी ऐसे रहेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज भी ऐसे रहेंगी और बाकी सब चीजें भी ऐसी रहेंगी। आज हमारे सरकाघाट के अस्पताल में पिछले इतने सालों से डॉक्टर नहीं है। हमें मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हमीरपुर जाना पड़ता है, हमें मेडिकल फैसिलिटीज के लिए शिमला जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है। हमारे कितने लोग जो इन रास्तों में जाते जाते नहीं पहुंच पाए, जिनकी मौत हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या हमारे पुराने विधायक, कोई राजनीतिक पार्टी उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार है? क्या आप लोगों ने आज तक हमारे पॉलिटिशियन से ये पूछा कि भैया हम जा रहे थे मंडी, क्योंकि सरकाघाट में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, सरकाघाट में ब्लड बैंक नहीं है, हमारे किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई, इसके लिए जिम्मेवारी ली आज तक किसी ने? और मैं आपको एक बात बताऊं और बड़े यकीन से बताऊं, किसी एक विधायक के लिए, किसी एक मंत्री के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए जिसकी सरकार में पोस्ट है, उसके लिए एक डॉक्टर को लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए एक सड़क का बनवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए एक वॉल्वो बस लगवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यही बीजेपी कांग्रेस का खेल खेलते रहेंगे, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी जो भी है, अगर ये खेल खेलते रहेंगे तो शिकार सिर्फ हम लोग बनेंगे। पॉलिटिशियन इसी तरह से अलग अलग कार्यक्रमों में आके मुख्य अतिथि बनते रहेंगे, काजू बादाम खाते रहेंगे और हम लोग प्लीज प्लीज करते रहेंगे। इस प्रथा को खत्म करना पड़ेगा। अगर आज नहीं करेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगी। हम लोगों का मौलिक अधिकार है कि सरकार हमें सारी सुविधाएं दे। हम लोगों का मौलिक अधिकार है कि हम वोट देते हैं। अगर हम वोट नहीं देंगे तो कैंडिडेट नहीं जीतेगा। ये अलग बात है कि कैंडिडेट पहले हाथ जोड़ता है, लेकिन जीतने के बाद सारी चीजों को भूल जाता है। फिर हमें उन्हें मिलने के लिए 5-5 घंटे, 10-10 घंटे वेट करना पड़ता है। हम लोग उनके सेवक नहीं है, वो हमारे सेवक हैं। और जिसको सेवा नहीं करनी है वो घर में बैठे और काजू बादाम खाए आने वाले वक्त में। और अगर ये जिम्मेवारी हम लोगों ने नहीं ली, हमारे युवाओं ने नहीं ली, हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने नहीं ली, तो इसी तरह से हम लोगों का शोषण होता रहेगा। इसी तरह से हमारे लोग हमीरपुर, मंडी, चंडीगढ़ और शिमला जाते जाते हुए शिकार होते रहेंगे, मौतें होती रहेंगी। इसको कोई देखने वाला नहीं होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आप सबको, जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज से जुड़े, मुझे फोन करें, मुझे मैसेज करें, मुझे फेसबुक के माध्यम से जुड़े, ताकि हम लोग आने वाले वक्त में हमारे सरकाघाट, हमारी सभी पंचायतों को संपन्न कर सकें और हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, हमारे लोगों को चंडीगढ़, हमीरपुर डॉक्टर्स के लिए ना जाना पड़े, हमारे भी रोड अच्छे हों, हमारे पास भी सब कुछ हो, हमारे घरों में भी वॉल्वो बस चले। मैं आप सब खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपनी अपनी टीम को, अपने अपने स्कूल की टीम को जिताएंगे। और कोरबॉल एसोसिएशन का, सारे अधिकारियों का, फिर से श्री बंसीलाल सुमन जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे यहां पर अपने विचार रखने का मौका दिया। जय सरकाघाट, जय हिमाचल, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लुटादी हिमाचल पर जिंदगी भी, लुटादी हिमाचल पर जिंदगी भी, जवानी भी। हिमाचल के खातिर मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं, हिमाचल के खातिर मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं। रहे हिमाचल जिंदा मेरा, रहे हिमाचल जिंदा मेरा, चाहे मैं कितना भी विकास कर जाऊं।
ये थे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, जिन्होंने आपको अपना प्रेरणात्मक और गुणात्मक संदेश भी दिया और साथ में आपसे आने वाले समय की भारी चर्चा भी की। मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अभी हमारी एक एथलेटिक्स मीट उन्ना में चल रही थी, तो उसमें एक हमारी नन्ही सी बेटी थी, बक्सो देवी, आपने जो पेपर में पढ़ा होगा और सुना होगा। तो बक्सो देवी जो एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी, उस बेटी के पास जूते तक नहीं होते थे, साधन संपन्न बेटी नहीं थी। हमारे डॉक्टर सुनील जी ने वहां जाकर जो हमारी एथलीट बेटी थी, तुरंत उसकी 20,000 रुपए से उसकी तुरंत सहायता की और उस एथलीट को बोल लिया कि जब भी अपने एथलेटिक्स कार्यक्रम में चाहे तो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी, उसे बोल लिया है और पूरा जिम्मा उसकी एथलेटिक्स की जो गतिविधियां हैं उसको उठाने का लिया है। तो ऐसा व्यक्तित्व हमें कहाँ मिलेगा? अभी हाल ही में 26 अक्टूबर 2016 को मंडी जिला के एक छोटा सा भगवान कस्बा है, वहां एक मेडिकल कैंप लगा और उस मेडिकल कैंप में 10 डॉक्टरों की टीम आई और हमारे मंडी जिला के जो सरकाघाट के लोग थे उनको अच्छी फैसिलिटी इन्हीं के माध्यम से मुहैया कराई गई थी और मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम थी। यहीं तक भी नहीं, अभी 4 दिसंबर 2016 को मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से 10 डॉक्टर जो अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हैं हमारे सरकाघाट के बगौड़ा में आ रहे हैं और हमारी जनता को, सरकाघाट की जनता को मेडिकल सुविधा से उनको उपलब्ध करवाएंगे। उनमें जो हमारे डॉक्टर आ रहे हैं, मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थो, गायनी और पेडियाट्रिक के स्पेशलिस्ट हैं। वो भी प्रावधान हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी द्वारा ही करवाया गया है और हुआ है। यही तक ही नहीं, बल्कि एक बार